बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और उम्मीद और दुआ यही है कि आपके एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। नहीं हुआ तो कर लीजिए। आज आई डोंट नो व्हाई थोड़ी सी जो रोड के ऊपर ट्रैफिक है वो थोड़ा कम नजर आया और मैं कोई 2-3 बार मैंने डेट भी चेक की दोबारा क्या आज को पब्लिक हॉलीडे है। आई एम सॉरी अगर है तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो यूजुअल ट्रैफिक है उससे बहुत कम दबाव ट्रैफिक का मुझे नजर आया सड़कों के ऊपर। सो ये अच्छा लगा। कभी बहुत अच्छा हो सकता है। हम बहुत हद तक अपने फ्यूल की सेविंग कर सकते हैं अगर हम पूल इन करना शुरू करें। जैसे कि मैं रोजाना कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई बात खुद को भी रिमाइंड कर रहा हूं और आपको भी कराऊं। जैसे कि अक्सर अगर 3 लोग एक ही जगह से जाते हैं 3 मुख्तलिफ बाइक्स या गाड़ियों के ऊपर, और वो अगर एक गाड़ी या एक बाइक के ऊपर जाएं, पूल इन कर लें पेट्रोल के पैसे, दोनों की बचत होगी और उससे फ़ायदा माहौल का बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि उनकी तो बचत होगी, इसके साथ साथ जो माहौल के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है, 3 मुख्तलिफ गाड़ियाँ चलने से जो इम्पैक्ट माहौल के ऊपर आता है वो भी कम होगा। सो हम थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा इस मुल्क में माहौल की बेहतरी के लिए डालते चले जाएंगे और ओवरऑल प्लानट अर्थ के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। अगर ये कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो दूसरी जानिब ये जो क्लाइमेट चेंज है इस प्लानट अर्थ के ऊपर वो बहुत बैडली इम्पैक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, और ख़ासतौर पर साउथ एशिया के अंदर कुछ दीगर ममालिक को भी हमने इस पर बात करनी है। ख़ास तौर पर फिल वक्त जो सिलसिला है ताज़ा तरीन एक नया बारिश का स्पेल है जिसके बारे में हम मुसलसल 2 या 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, उसी का जिक्र दोबारा कर लेते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हैं और मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे इस वक्त भी वक्फे से बारिश जारी है। तो हमने कहा कि अलग सुबह हम अपनी बड़ी खबर के तौर पर, बड़ी अपडेट के तौर पर हम इसी पर बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान इस वक्त मुतासिर है और फिर खैबर पख्तूनख्वा इससे मुतासिर है। गवादर का जो इलाका है, पसनी है, जीवनी है, ये 7 मुंसलिक इलाके हैं थोड़े थोड़े फासले पे, और इन समेत जो मुकम्मल मकरान डिवीज़न है वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का पानी बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पानी घरों में दाखिल हो गया है। और दूसरी जानब जो बारिश के सबब गवादर का इलाका है यहाँ पे निजी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। अच्छा जी, जो है यहाँ पे भी हर तरफ बारिश है, तबाही है, काफ़ी जगहों पे तबाही हुई है। मुख्तलिफ हादसात के अंदर रिपोर्टेडली 32 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 41 के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात है। 150 से ज़ायद मकानात ऐसे हैं जो कि तबाह हुए हैं, जबकि 1000 से ज़ायद को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी हिदायत पर जाँ बहक के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जस्ट टू हेल्प देम एंड देयर फैमिलीज। दूसरी जानिब जो महकमे मौसमियात है उसके मुताबिक कराची में आज भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ जो हल्की बारिश है वो मुतवक्के है। और आज से 21 अप्रैल तक जो पंजाब है यहाँ पे भी पंजाब भर के अंदर मुख्तलिफ बारिशों की पेश गोई है। सो आज आप कह लीजिए 18 अप्रैल है तो अगले 3 दिन पंजाब के अंदर भी बारिशों का सिलसिला रहने वाला है। इस वक्त 3 स्टेशन से तो मौजूद जिनसे हम अपडेट लेंगे, जिसमें हमारे साथ पेशावर से हमारी नुमाइंदा हैं, कराची से हैं, क्वेटा से हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पंजाब की सूरत हाल थ्रू महकमा मौसमियात आप तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले मैं अपने नुमाइंदगान से बात कर लेता हूँ। हमारे साथ पेशावर से शाहिदा परवीन हैं, आफ्ताब साहब हमारे साथ कराची से हैं और मोहम्मद अकरम हमारे साथ क्वेटा से हैं। आप तीनों का वेलकम, थैंक यू वेरी मच डियर फेलोज, आपने हमें ज्वाइन किया। सो स्टार्टिंग विद शाहिदा परवीन, आप सबसे पहले पख्तूनख्वा की सूरत हाल बताइए। बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ताज़ा तरीन क्या है इस पे लेकर आपके पास? जैसे कि इमरान आप जानते हैं कि इस वक्त जो बारिशों का स्पेल फिर जारी हुआ है और मैं अभी जिस जगह पे खड़ी हूँ यहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई है। अच्छा। और इसमें लगता है कि अभी बारिश यहाँ पे भी तेज होगी। इसी तरह मुख्तलिफ इस्लाम की जो सूरत हाल है वहाँ पे तो बारिशें बहुत तेज हो रही हैं। पेशावर की निस्बत वहाँ पे बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है जो कि 21 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। आज की जो ताज़ा अपडेट मैं आपको बता दूँ उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला से जो रिपोर्ट सामने आई है, बारिशों के 22 हादसा जो हुए हैं उनके नतीजे में अभी तक 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 46 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और इसी की तरह जो है रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें जाँ बहक अफराद हैं उसमें 17 जो है वो बच्चे शामिल हैं, 8 खवातीन हैं, 8 मर्द शामिल हैं। जहाँ तक हम हादसात में जो छतें गिरने या सैराबी रेले की बात करें तो इसमें जो मकानात दो इस वक्त नुकसानात जिनको पहुंचा है मकानात को उसमें वो है 1932, जिसमें 326 को मुकम्मल नुकसान। बारिशों के बाद जो माली नुकसान हुआ उसमें ज्यादातर जो है 25 इजला मुतासिर हुए हैं, जिसमें जो 12 इजला ऐसे हैं कल भी जो है बाकायदा इमदाद फराम की गई है, जारी की गई है और कल 5 करोड़ जारी किए गए हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, अभी तक 8 करोड़ 10 लाख रुपए फंड्स जारी कर चुकी है। कर दिया गया है जो गाय बखाए इन
जितने भी इजला हैं यहाँ से वो राब्ता कर रहा है और इनको जो भी इमदाद है, यहाँ पे जो अफराद जख्मी है या उनको चलें, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जरा कराची और क्वेटा की सूरत हाल भी आफ्ताब साहब, कराची की सूरत हाल जरा हमें बताइए। कल भी हम आपसे बात हुई थी, कल भी हमने डिस्कस किया था, ताज़ा तरीन क्या है? जी बिल्कुल, कराची के हवाले से महकमा मौसमियात ने पहले तो बुध की रात गए से और आज यानी जुमेरात तक की पेशगोई की थी, मगर अब इसमें एक दिन जुमे की सुबह जो है वो चमक हल्की और दरमियानी और कहीं पे जो है मूसलाधार बारिश वो होने की की गई, जिसमें बिलखुसूस हम कह सकते हैं कि मफाती इलाके जो है अगर अब रात गए की बात करें तो 3 से 3:30 से 4 बजे के दरमियान जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों, जिसमें नॉर्थ कराची है, न्यू कराची और इसके अलावा बजरटा लाइन है, सदर, यहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी फुहार का सिलसिला शुरू हुआ और इसके अलावा कुछ मकामात पर जो है तेज़ हवाएं चली है। इस भी शहर में मामूल से तेज़ हवाएं जो है वो रही है कुछ हद तक। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि 102 घंटे में चूँकि इस वक्त कराची का जो मतलब है वो अबर आलूद है और धूप बिल्कुल है फजाओं से, तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि सिस्टम जो है ग्रेजुअली वो कराची अप्रोच कर रहे हैं और 1 से 2 घंटे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई कि कल यानी जुम्मे की सुबह तक जो है ये सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है। तो आफ्ताब भाई, इंतजामी उमूर मुकम्मल हैं की कोई इंतजामी तैयारी गलियों में मकामी हुकूमत की तरफ नजर आती है आपको? देखिए, इससे कबल जो एक मगरबी सिलसिला जो कि बालाई इलाकों से मुंतकिल हुआ था बलूचिस्तान पे, सिंध पे, और इसके नतीजे में जो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बारिश हुई थी, चंद मिलीमीटर की बारिश से हमने ये देखा कि बहुत वक्त तक जो है वो सड़क पर पानी हमें दिखता रहा इलाकों में, और इसके साथ साथ जो है वो चूँकि इंतजामात का फुकदान हमें वही सूरत लग रहा है। अभी वापस जरा मैं आता हूं, इस वक्त एक तो ये कि मैं क्वेटा की सूरत हाल भी जानना चाह रहा हूं, दूसरा हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शाहिद अब्बास साहब भी आ चुके हैं, तो मैं जरा उनसे भी बात करूंगा। और अकरम भाई, जरा आप पहले मुझे हाल बता दें हमारे देखने वालों को, तो उसके बाद फिर हम शाहिद अब्बास साहब से जरा पंजाब मुफस्सिल तौर पे क्या और खास तौर पे बलूचिस्तान को लेकर आपके पास। जी इमरान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता जो 2 स्पेल हो चुके हैं बारिशों के, वो इंतहाई तबाहकुन में कोयटा समेत बलूचिस्तान के 25 अजला में जो है ना हर जानिब पानी ही पानी था, बरसाती नाले भर गए थे, नशेबी इलाके जो थे वो ज़ेर आब थे। लेकिन 17 अप्रैल से जो नया बारिशों का दूसरा स्पेल शुरू हुआ, उसके बाद न सिर्फ कोयटा समेत बल्कि बलूचिस्तान के साहिली रीजन में गवादर जो है गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान मुकम्मल पानी में डूब चुका है। 94 मिलीमीटर जो है वहाँ पर बारिश हुई है और उसके साथ जूनी की भी यही सूरत हाल है। और अगर हम बात करें उसके साथ पसनी की, तो वहाँ भी लोग अपनी मदद आप के तहत जो है ना वहाँ पर काम कर रहे हैं। घरों में पानी दाखिल हो गया, मार्केटों में पानी दाखिल हो गया। GDA थे उनकी हैवी के जरिए जो है कल से ही पानी निकालने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया था। अगर ओवरऑल हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था, और नोशकी जो है इन दिनों इस स्पेल में ज़्यादा मुतासिर हुआ है। सबसे ज़्यादा नोशकी का जो है ना अनाम बोस्तान इलाका है, डाक का इलाका है, खैसार नदी है, वहाँ पर पानी जो ओवरफ्लो कर गया है। जो करीबी आबादी है उन्हें जो है ना PDMA के जरिए मुकम्मल तौर पर जो रेस्क्यू करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। DG PDMA जहांजेब साहब के मुताबिक बताया गया था कि गुज़िश्ता रोज से उन्होंने हैवी मशीनरी और दीगर अमले को नोशकी और अतराफ के एरिया में पहुंचा दिया था। और डिप्टी डायरेक्टर जो थे अताउल्ला मेंगल ने भी जो हमें वर्जन दिया, उनके मुताबिक भी यही कहा जा रहा था कि PDMA मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं। उन्होंने मुतासरा अजला में अपनी टीमें रवाना कर दी। अगर हम ज़्यादा की बात करें तो कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रेस्क्यू करने की जरूरत है, कुछ ऐसा नंबर है हमारे पास? जी बिल्कुल, जो नोशकी का इलाका है वहाँ पर जो है तकरीबन 150 से 200 के करीब ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर जो है पानी में फंसे हुए हैं। और उसके साथ अनाम बोस्तान का इलाका है, वो भी नोशकी का एक करीबी अतराफ का इलाका है, वहाँ पर भी तकरीबन बताया जा रहा है 250 से 300 के करीब लोग फंसे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। सुबह खैर, आपको शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप डायरेक्टर मेट हैं, तो खास तौर पे मैं इसलिए चूंकि आप पंजाब को देखते हैं, तो ज़रा पंजाब के हवाले से हमें बताइए यहाँ पे क्या ताज़ा तरीन है, हमारे पास फोरकास्ट क्या है और क्या सूरत हाल खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, खतरनाक भी हो सकती है इस स्पेल को लेकर? मैं वो बारिशों का जो सिलसिला है आज से वो रहेगा, लेकिन पंजाब में वो उतनी शिद्दत से बड़ी अटैच बाकी फीचर है। तेज हवा का, झालावारी का और
जो है वो हो सकते हैं, जैसे हमारी तैयार जो गंदम की फसल है उसको कुछ नुकसान हो सकते हैं, या पहाड़ी इलाकों में जो है अच्छा। बिजली गिरने के, या मैदानी इलाकों में वो इवेंट हो सकते हैं। और कुछ हमारे जो पहाड़ी इलाके उस लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। अच्छा। लेकिन कश्मीर में और पंजाब में और इन इलाकों में बहुत ज्यादा शिद्दत या उतनी मकदार में, जितनी कल भी इस स्पेल में बारिश अगर फसली में हुई मोर देन 80 मिलीमीटर, तो यहाँ बारिश का इम्कान तो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कि बारिश के साथ साथ हवा की रफ्तार तेज हो सकती है, जिससे कुछ नुकसान हो सकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि गंदम की फसल को नुकसान हो सकता है, ये बड़ा हमारा खदशा है, अंदेशा भी है, क्योंकि बिल्कुल इस वक्त तकरीबन तैयार खड़ी है, गंदम की फसल कटने के करीब है। तो कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे ये स्पेल ज़्यादा हो सकता है और ये फसल के लिए नुकसानदेह हो सकता है? कोई स्पेसिफिकली इलाकों के बारे में बता पाएंगे आप? जी देखिए, मुल्तान तक जो सऊदर्न पंजाब है वहाँ तो गंदम की कटाई जोरों पे है, और जो उससे ऊपर जो हमारा सेंट्रल और शुमाली पंजाब है इसमें से अभी कहीं कहीं शुरू हुई है। ज्यादातर गंदम जो अभी खेतों में खड़ी है। अब अगर कहीं झालाबारी का बहुत बड़े एरिया में तो स्लाट नहीं होता, लेकिन जिस इलाके में होता है वहाँ बाद अब इतनी शिद्दत की फसल तबाह हो जाती है। उससे ये कि जहाँ भी फसल खड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा ये होता है कि जब विंड चलती है तो वो बड़े एरिया में चलती है, जहाँ गंदम कटी हुई है उसमें ज्यादा खतरा है कि उसको ये आजकल तो मशीनरी है, तो जो कटी हुई गंदम को खुला ना छोड़े, उसको साथ साथ संभाल लें। और दूसरा ये कि आपको खैर वो सीजन नहीं है कि वरना आप से 15 दिन पहले का अगर सीजन होता तो फिर आप कहते हैं कि खेतों में पानी ना लगाओ कि गंदम गिर ना जाए। तो अब ये है कि उसमें से स्कैटर्ड जो है कुछ जगहों पे ये हो सकता है, बहुत बड़े एरिया में ये इवेंट नहीं होता। ठीक है। और केपी के हवाले से भी जरा आप बता दीजिए हमें, वैसे केपी की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या खुदा ना खास्ता मजीद कल जैसे वाकयात हो सकते हैं? और जी केपी में जो है वहाँ जो है बारिश की जो है मकदार वो पहले जितनी काबल और स्वात के रिवर के इलाकों में उतनी तो मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि बारिश की शिद्दत जब ज्यादा होती है तो बहुत कम मकदार में बारिश से भी पानी का रेला बन जाता है, जो फ्लैश फ्लडिंग के तौर पर फैलता है। उसमें यह कि लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग जो है वो बाद रेला जो बड़ी थोड़ी टाइम के लिए होता है, की मकदार भी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो है अपने आगे आने वाली चीजों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। शाहिद अब्बास साहब, डायरेक्टर मौसमियात, हमें बता रहे थे। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा, एक तो अभी मैं के हवाले से डिस्कस भी कर रहा था, दूसरा आपकी बात वो जो आप रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों के हवाले से कर रही थी, क्या ये काफ़ी होगा महज 5 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से जारी कर देना? कुछ मुतासरीन से आपकी बात हुई हो, या ऐसी जगह जहाँ पे ये पानी खड़ा है उसकी कुछ इत्तलात हो? लोग कितने मुश्किल में है सूरत हाल के बाद खैबर पख्तूनख्वा में? लोग तो हकीकतन बहुत मुश्किल में, आपको अक्सर हमारे जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो दरियाओं के किनारे ज़्यादा आबादी है, और इसी तरह यहाँ जिस तरह मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये पेशावर का बुडनी इलाका है, और इसमें जब जूं ही सैलाबी रेला आता है तो ये अच्छा खासा, ये एक शहरी इलाका होने के बावजूद अच्छा खासा नुकसान पहुँचाता है। तो इस इलाके में भी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे भी इर्द गिर्द के घरों को इन्होंने खाली करवा लेते हैं बारिशों के दिनों में, इसी तरह स्कूल बंद करवा दिए जाते हैं। मुतासर को भी सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि चतराल अपर में इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। इसी तरह वहाँ पे जो आज एग्जाम शुरू हो रहे थे मैट्रिक के, वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं, वो नहीं हो रहे। 20 तक वो एग्जाम मैट्रिक के थे बच्चों के, वो पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। इसी तरह लोअर दीर की बात की जाए तो लोअर दीर इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर है। वहाँ पे दरिया पंजगोड़ा जो है वो उससे सैलाबी रेला, उससे जितनी भी सड़कें हैं, राब्ता पुल हैं, वो जमीनी यानी कि राब्ता लोगों का नहीं है। ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग या ऐसी कुछ जगह जहाँ पे दोबारा ऐसी सूरत हाल हो सकती है, वहां से लोगों को किसी सेफ प्लेस पे मुंतकिल किया गया है? कोई कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं मकामी इंतजामिया, डीसी वगैरह की तरफ से? देखें, इस वक्त मैं आपको बता दूं, बड़ी जगहों पे यानी इमदादी रिलीफ तो हुकूमत की तरफ से जारी है। जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसके तहत जो ट्रक सामान है वो जा रहे हैं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, इनके जो रास्ते हैं ये बहुत दुश्वार हैं। वहां तक पहुंचने में भी यानी टीमें उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हलाल अहमद भी काम कर रहा है, पीडीएमए भी काम कर रहा है, मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इवन हमारे पेशावर में हमारे जो मेयर पेशावर हैं, उन्होंने पंजाब हुकूमत से बाकायदा अपील की है कि वो उनकी इमदादी सरगर्मियों में उनकी हेल्प करें। माजी की तरह जैसे शहबाज शरीफ ने माजी में किया,
उन्होंने मरीम नवाज से अपील किया है कि वो उनकी हेल्प करें, क्योंकि सिर्फ पेशावर की मैं अगर आपसे बात करूं, हालांकि ये मैदानी इलाका है, लेकिन यहाँ पे स्कूलों को, बाद स्कूलों को जो कि इसमें इसके किनारे हैं दरिया काबुल के, यकीनी तौर पे हेल्प करनी चाहिए। सब सूबों को साथ खड़ा होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ऐसे ही दिस इज हाउ कंट्रीज वर्क, और इसमें कोई तकसीम होनी नहीं चाहिए। और हमें पूरा यकीन है कि पंजाब जो भी बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट है एज लाइक पास्ट दोबारा से देगा। ठीक है, आपकी तरफ आएंगे अकरम साहब। एक तो ये कि जिस तरह के चैलेंजेस इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, इससे ज्यादा ही चैलेंजेस बलूचिस्तान में हो सकते हैं आई बिलीव, क्योंकि वहां पे जो इंतजामी मामला है वो उतना ही कठिन भी है, और दूसरी जानिब तो बड़ा मुश्किल है उन वसाइल के साथ निमटना। वसाइल और चैलेंज का तकाबुल क्या है इस वक्त, खासतौर पर इस करंट बारिश के स्पेल लेकर? जी जी बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा। वसाइल का और जो है मसाइल के हवाले से जो आपने इसको कंपेयर किया, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना सहूलियात के फुकदान की वजह से सुबह बड़ा है, दुश्वार पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ आने जाने में हुकूमत क्या उनकी जिली इंतजामिया को भी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह से पेशावर की सूरत हाल को हमारी बहन रिपोर्ट कर रही थी, इसी तरह ये सूरत ओवरऑल बलूचिस्तान की भी है, कोयटा की भी है। गवादर की अगर हम बात करें तो पीडीएमए के जो हुकाम है वो मुकम्मल तौर पर फाल है, जीडीए भी मुकम्मल तौर पर फाल है, लेकिन कहीं कहीं हमें जो कोताही देखने में आती है वो जिली इंतजामिया की जानिब से देखने में आती है, क्योंकि कुछ लोग जो है अतराफ के जो लोग हैं वो हमसे खुद रब्ता करते हैं कि हमारे इलाके में अभी तक बारिशों के बाद कोई सूरत हाल इस हवाले से नहीं हुई, हमें किसी भी किस्म की जो है सहूलियत फराम नहीं की जा रही, फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। जिली हुकूमत की जो कोताही है वो कहीं कहीं पर नजर आती है, जैसे ज़ियारत की सूरत हाल थी, संजावी हरनाई की सूरत हाल थी, तो अब गवादर की सूरत हाल भी ऐसी हो गई है। लेकिन जीडीए और पीडीएमए ने मुकम्मल तौर पर वहां पे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। इमरान, दूसरी सबसे बड़ी बात है जो नोशकी की मैंने आपसे बात की ना, वो ज्यादा मुतासिर हुआ है गुज़िश्ता रोज के बारिशों के बाद से, जो 17 अप्रैल को शुरू हुआ, उसके बाद से जो ये सूरत हाल है वहां पर अनाम बोस्तान एक इलाका है, दूर दराज जो है ना सर्दी इलाका कह ले वहां पर है, और डाक भी जो है वो ऐसा इलाका है, मैदानी इलाका है, करीबी आबादी है 300 साढ़े 300 टोटल जो दोनों जगहों के लोग हैं, रहायशी आबादी वहां पर अभी तक महसूस है। पीडीएमए तो वहां पर निशानदेही कर रहे हैं नोशकी, वहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आफ्ताब भाई लास्ट 1 मिनट है, मैं चाहूंगा आप जरा कराची के हवाले से हमें बता भी दें और कंक्लूड भी कर दें, वहाँ पे क्या तकाबुल है, क्या वसाइल मौजूद हैं इस सूरत हाल से निमटने के लिए, और वो वसाइल हमें नजर भी आ रहे हैं? मकामी हुकूमत तो बहरहाल है कराची में एक। जी बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इदारों की बात करूँ वो इसी चीज़ पे सोच विचार में लग जाते हैं कि आगे कौन बढ़ेगा, और इसी वजह से माजी भी हम देखते रहें। अभी तो एक बहुत बड़ा टफ टाइम इनको देने वाला है, जब जून में हमारे पास 15 जून को जो है वो मानसून की बारिशें अप्रोच कर जाती है, उससे पहले मई में प्री मानसून होगा। अगर हम डीएचए सीबीसी की बात करें तो कल उन्होंने बाकायदा मीडिया को ब्रीफिंग दी, चूंकि ये सिस्टम जो ये वाला अभी जो हालिया सिस्टम है इसका ज्यादा जो झुकाव है वो समंदर की तरफ है। अच्छा। तो वहां पे तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए, 16, 24 और इसके अलावा मजीद इससे हैवी पंप्स और सारा वो ग्राउंड के ऊपर हमला पहुंचा दिए गए, ताकि वहाँ के शहरियों को इस हवाले से हेल्पलाइन जो है वो भी जारी कर दिए गए, ताकि किसी को अगर मदद की जरूरत पड़े क्लिफ्टन या डीएचए के मकीनों को तो वो वहाँ पे रब्ता कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें ग्राउंड के ऊपर कोई मार्कतुलारा किस्म की कोई सरगर्मियां नजर नहीं आ रही है। वो जहाँ तक जिन इलाकों का जिक्र किया वो पॉश एरियाज हैं, वहाँ की तरफ तवज्जो वैसे ही भी ज़्यादा होगी अगर बारिश का स्पेल वहाँ तेज़ ना होता तो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो शहरों की इंतज़ामिया है वो ख़ास तौर पे इन इलाकों की तरफ तवज्जो देगी। अगर आपके वसाइल नहीं है, हमारे मीडिया नुमाइंदगान ये कोशिश करें कि आपको पॉइंट आउट करें कि आपकी तवज्जो कहाँ कहाँ पर चाहिए, ख़ास तौर पर ज़िली हुकूमतों की। हम इस पर बात करते रहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस बारिश को खैर कर रखे, ज़्यादा नुकसान ना हो और खैर की बारिशें गुजर जाएँ। हम आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल डिस्कस करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं जिसमें आए दिन नई डेवलपमेंट्स होती हैं, और इस वक्त खासतौर पे नून लीग के हवाले से जो कि हुकूमती जमात है उसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। थोड़ा सा अगर हम आपको मंजरनामा आपके सामने रखें, एक तो आज बड़ी डेवलपमेंट है और वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जो आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब इसे खिताब करेंगे, चीफ जस्टिस इसमें मौजूद होंगे, आर्मी चीफ मौजूद होंगे और उन समेत दीगर जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं वो भी इस ज्वाइंट सेशन के अंदर होंगे। गवर्नर्स, वज़राए आला, मुख्तलिफ गैर मुल्की सफरा मेहमान के तौर पर उनको भी मदऊ किया गया है। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि ये अहम इजलास है, अहम खिताब हो सकता है और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आपको इस हवाले से जरूर अपडेटेड रखेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सदारत का मामला है, एक तो आपको मालूम है कि तकरीबन हमारी किसी भी सियासी जमात के अंदर जमहूरियत तो नहीं है, जमात के अंदर तो नहीं है। अगर इंतखाबात होते भी हैं तो इलेक्शन कमीशन की उस कानूनी जरूरत को पूरा करने के लिए होते हैं, जिसके बाद एक सदर बनता है और दीगर ओहदेदारान आ जाते हैं और ज्यादातर तो बिला मुकाबला ही होते हैं। और इसी वजह से एक पार्टी तहरीक इंसाफ
अपने निशान से महरूम हो गई थी कि उसने पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, लेकिन वो इलेक्शन सिंबॉलिक ही होते हैं अमूमी तौर पे। फिल वक्त जो नून लीग की हम बात करें, इसमें सीनियर रहनुमा है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने नून लीग के हवाले से तस्दीक की है कि पार्टी के अंदर बहरहाल एक सोच मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा से पार्टी की सदारत संभाल लें और ये जो सदारत है, ये पार्टी के जो ओहदे हैं, इन्हें हुकूमती ओहदों से अलग कर दिया जाए। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, लेकिन ये क्या हो पाता है यानी तो हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अगर मजबूरी तौर पे हम पार्टी की हिस्ट्री देखें तो ये पहला मौका नहीं है जब नवाज शरीफ साहब सदारत से हटने के बाद दोबारा मुंतखब होंगे इस मनसब के ऊपर। इससे पहले मुशर्रफ दौर में भी आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी की बागडोर संभाली थी और 2010 में हम अगर अंदाजा करें तो दोबारा से नवाज शरीफ साहब ने सदारत संभाल ली थी। मगर मुस्लिम लीग नून इस वक्त ऐसा लगता है कि देयर इज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द पार्टी। उसूली तौर पे तो होना चाहिए, लेकिन इस वक्त थोड़ी लाइन हार्ड लग रही है। खासतौर पे राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स को देखें, जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट्स को देखें, तो वो मुसलसल मौजूदा हुकूमत यानी कि शहबाज सरकार जो है इसकी साख पर सवाल उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ कहते हैं कि जी ये लोग, इनको चाहिए कि पार्टी पॉलिसी कैमरों के सामने बयान करें, इंटरनल डिफरेंसेस को ना लेके आए सामने, उससे नुकसान होता है पार्टी की जो ओवरऑल पॉलिसीज हैं। हमने सब मामलात पे बात करनी है। हमारे साथ फर्स्ट टाइम इन द शो बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और आप इनको टीवी चैनल्स पे देखते हैं। हमने कहा जरा इनकी पार्टी के हवाले से अहम मामला है तो जरा कियानी साहब का ओपिनियन इस हवाले से लेते हैं। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने मॉर्निंग शो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो सदारत के हवाले से फैसला है, ये महज एक सोच है या फिर अमली तौर पे फैसला हो चुका है पार्टी के अंदर कि नवाज शरीफ साहब इज गोइंग टू बी ऑन दिस इंपॉर्टेंट पोजीशन? जी देखिए, जहाँ तक फैसलों की बात है तो हमारी जमात में जब फैसले होते हैं तो उस तरह इनफॉर्मली नहीं आते जी। फैसलों का अनाउंसमेंट मैं या कोई और जमात का कारकुन या रुकन नहीं करेगा, या तो वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से खुद आएगा या हमारे पार्टी की जो ऑफिशियल तरीक़ेकार है, जिस तरह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है या कोई पार्टी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की सूरत में, या शहबाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट पार्टी इनकी तरफ से आएगा। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी हतमी फैसला उस हवाले से आएगा। देखिए, दूसरी जो ये पर्टिकुलर मामला है, इसके मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, यकीनन आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब भी सदर जमात के तब बने थे जब नवाज शरीफ साहब को पहले पनामा के नाम पर एक केस चला के एकामा के बहाना बना के पहले वजारत उज़्मा से हटाया गया, फिर उसी की बुनियाद पर पार्टी सदारत से हटाया गया था। तो तब ही फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये मनसब संभाला था। मगर हकीकत ये है कि हमारी जमात के कायद और हम सब के लीडर बशमूल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के, हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं और पूरी जमात शहबाज शरीफ साहब से लेके मेरे जैसे अपने कारकुन तक इस मामले पे मुत्तफिक है। तो आई थिंक ये अब ये तो हमारी क़यादत आपको इसमें डिस्कस करके फैसला करेगी, मगर ये बैकग्राउंड ज़रूरी है इसमें। और हकीकत ये है कि कल सदारत हमारे नवाज शरीफ साहब संभालें या ना संभालें, अमली तौर पे ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी। इम्पैक्ट क्या इसका देखते हैं? ठीक है, ऐसे हमें मालूम है कि एक पर्सनैलिटी सेंट्रिक वोट्स बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मियां साहब उनमें से एक हैं, और उनका ओबियसली अपना वोट बैंक है जिसकी वजह से पूरी पार्टी का वोट बैंक है। लेकिन सिंबॉलिक ही सही, लेकिन इस ओहदे की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर महज सिंबॉलिक है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना, जारी बात है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो है। फर्क क्या पड़ेगा पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर इससे? नहीं देखिए, पार्टी सदारत ज़्यादा इट्स आई थिंक लीगल एक मामला होता है, चूँकि इलेक्शन कमीशन के साथ भी और दीगर मामलात में पार्टी प्रेसिडेंट इज़ द पर्सन जिसके पास इख्तियारात होते हैं पार्टी के अंदर मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स करने के, पार्टी के टिकट्स इशू करने के। तो वो तो हमारी जमात में इसलिए अमली तौर पे ये इशू नहीं बनता चूँकि शहबाज शरीफ साहब भी बतौर प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ ही और उनके अप्रूवल के साथ ही जमात के फैसले करते हैं, और गुज़िश्ता इलेक्शंस में भी ऐसा ही हुआ है। तो यकीनन एक ये सोच ज़रूर है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी लीडर है तो फिर पार्टी सदारत ही, अगर अब वो जो लीगल हर्डल्स थे वो क्लियर हो गए हैं तो वेदर दैट शुड बी कंसिडर्ड। बट वंस अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है ये डिस्कशन शायद अभी प्रीमेच्योर है। अच्छा, दूसरी जानिब आप ये तो कह रहे हैं कि शहबाज साहब इसी में डिस्कस होगी तो तभी नवाज शरीफ साहब और लीडरशिप की इसके ऊपर फैसला करेगी कि वेदर दैट शुड हैपन। और फिर यकीनन जब ये मामला डिस्कस होगा तो फिर ये हमारी पार्टी के जनरल काउंसिल में आएगा, क्योंकि हमारी पार्टी की जनरल काउंसिल ही फिर इवेंचुअली इलेक्ट करती है।
मगर जनरल काउंसिल की भी जब भी मीटिंग्स हुई हैं तो उसमें हमेशा इस इत्तेफाक का इजहार हुआ है कि नवाज शरीफ साहब। अच्छा, एक तो आप बात कर रहे हैं कि शहबाज साहब हमेशा फॉलो करते हैं जो फैसले होते हैं, कुछ माजी में हमने देखा भी है, लेकिन कुछ फैसले या स्टेटमेंट्स की हद तक या स्टैंड्स की हद तक नवाज शरीफ साहब की बातें ऐसी भी थी जिस पे शहबाज साहब को इमीडिएटली लंदन जाके काउंसिल करना पड़ा था बड़े मियां साहब को। वो खुद भी कहते हैं कि नहीं, मैं भाग के नहीं गया था, मैं जहाज पे गया था। और लाइटर नोट उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उनको जाना पड़ा और फिर उसके बाद या तो वो स्टैंड बदला गया या फिर उस पर खामोशी इख्तियार की गई। तो इसका मतलब ये है कि महज नवाज शरीफ साहब की ईमा नहीं है जिसके ऊपर फैसले होते हैं, कहीं ना कहीं शहबाज साहब की जो सियासी बसीरत है वो भी काम करती है, या फिर कोई मशवरा इस मामले पर भी उनकी तरफ से आता है जिसके बाद पार्टी पॉलिसी तरतीब पाती है। तो क्या अब हम इसको माने कि अगर सदारत के ऊपर नवाज शरीफ साहब भी आ जाए तो सारी की सारी पॉलिसीज वुड बी सराउंडेड बाय बड़े मियां साहब, या नहीं शहबाज शरीफ साहब की वो वाली इंटरवेंशन जारी रहेगी जैसी लंदन में उन्होंने जाके कंसल्टेंसी अपनी दी थी? जी देखिए, पहली बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि पार्टी के जो भी मेन फैसले हैं जमात से रिलेटेड, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल गुज़िश्ता इलेक्शंस में जलसे जुलूस, पार्टी के टिकट्स की फाइनलाइजेशन, पार्टी के कैंडिडेट्स की इंटरव्यूज, वो फैसले नवाज शरीफ साहब ही करते हैं। अब जहां तक आपने जो मिसाल दी कि शहबाज शरीफ साहब किसी इशू पे, शहबाज शरीफ साहब यकीनन दीगर मामलात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, एडवाइस देते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर हमारी जमात की मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, वो देती हैं। हमारे दीगर सूबों के सदूर हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, मेरे जैसे अदना कारकुन भी इन सीनियर फोरम्स पे मुझे जमात के जब मौका मिलता है तो मैं भी अपनी राय पेश करने का मुझे मेरी लीडरशिप मौका देती है। तो ये तो जी हमारी जमात के अंदर तो इजहार राय बहुत खुली है और लीडरशिप के सामने भी। बिलाल साहब आगे बढ़ जाते, टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम है, मौका मिलता है, मैं चाहता हूँ यूटिलाइज कर लूँ। ये जो आपकी पार्टी के अंदर से स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिसपे फिर आपके अपने वजीर इत्तलात को ही आके ये कहना पड़ता है कि कैमरों के सामने ऐसी बातें ना करें, आप पार्टी पॉलिसी को हर्ट करते हैं ऐसी बातें करके, और होता भी है, फिर जाहिर बात है खबरें बनती हैं, डिस्कशंस होती हैं। ये क्यों कहना पड़ रहा है जावेद लतीफ साहब जैसे और राना सनाउल्लाह साहब जैसे सीनियर रहनुमाओं को, जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को? शहबाज साहब की तो किचन कैबिनेट का हिस्सा थे राना सनाउल्लाह साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई पार्टी में बहुत कुछ इख्तलाफ है, कुछ धड़ेबाजी है? क्यों जरूरत उनको पेश आ रही है ये कहने की? जी देखिए, मुझे नहीं पता आप किन स्पेसिफिक बयानात की बात कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि जो बयानात मियां जावेद लतीफ साहब ने या राना सनाउल्लाह साहब ने कोई दिए हैं तो वही बेहतर बता सकेंगे कि उसकी कॉन्टेक्स्ट और वजह क्या है। मगर मैं जनरली इस बात से इत्तफाक करता हूं कि कोई भी हम सब की आरा होती है, और जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि पार्टी के अंदर बड़ा मौके मिलते हैं, और हमारी मीटिंग्स में जहां पे 10 लोग हों, 15 हों, 20 हो, 25 हों, सबको बोलने का मौका मिलता है, छोटे और बड़ों को। तो सब अपनी, और अक्सर हमारी दीगर डिस्कशंस में जमात में लोगों के सिर्फ एक या दो नहीं, 3-4 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज, बड़े रोबस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, और सबको कंसिडर करके फिर लीडरशिप एक फैसला करती है। मगर जब एक फैसला हो जाता है तो फिर वो सबका फैसला होता है। यही हमारी जमात का एक तरीक़ेकार रहा है। तो यकीनन आई थिंक बेहतर यही होता है कि जमात के अंदर ही कोई इस तरह की बात का इजहार करना हो, या कोई किसी का पॉइंट ऑफ व्यू या कोई खदशा हो तो होता है, वरना यकीनन। तो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनली कोई इख्तलाफ राय नहीं है शहबाज साहब के वजीर आजम होने पे, या हुकूमत का जो इस वक्त स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं देखिए, ये आपको याद होगा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने नामजद किया था, और पूरी जमात ने यही कहा था, और हमेशा की तरह कि जो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे वो सबका फैसला है। ठीक है। अच्छा, मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से भी, मेरे पास कोई 1-1.5 मिनट का टाइम है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन 6 जमातें इस वक्त साथ हैं और आपके खिलाफ एक इत्तेहाद है, आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज कर रही हैं और कह रहे हैं कि आइन को हमने वापस बहाल करना है। आइन सफ़र कर रहा है इस सूरत हाल से, जो हुकूमत बनी है लेजिटिमेट नहीं है, जिसको वो कहते हैं। क्या स्ट्रैटेजी है हुकूमत, क्या डिस्कस कर रही है? क्या इसका जवाब, एहतजाज का जवाब एहतजाज से रोड के ऊपर दिया जाएगा? क्या पॉलिसी आपके पास है इसको लेकर? नहीं देखिए, बात यह है कि एक तो जी, मैं अब लंबी बात, आपको पास टाइम नहीं है, मगर पीटीआई का ये कहना कि वो आज आइन और कानून के अलमबरदार हैं, ये तो एक मजाका खेज बात है। बहरहाल बात यह है कि अगर कोई प्रोटेस्ट या कोई जलसे करना चाहते हैं, आइन और कानून की हदूद में रह के जो करना चाहते हैं करें, मगर हम आज भी इंकरेज करेंगे सारी अपोजिशन की जमातों को कि पार्लियामान वो फोरम है जहां पे आके कौमी मसाइल पे डिस्कशन हो, वहां पे ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें और कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे मामलात को लेकर चलें। आज मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है,
दीगर जो भी कौमी मसाइल हैं, अवाम की तवक्को है कि ट्रेजरी की जमातें भी, अपोजिशन की जमातें भी उनके अवाम के मसाइल डिस्कस करती हुई पार्लियामान में नजर आएं। और डिस्कशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अपोजिशन हमसे हर बात पे इत्तफाक करे। और अपोजिशन का काम इस्लाह भी होता है, तनकीद भी होता है, मगर अवामी इशूज पे, और उसके अंदर वो बातें भी हो सकती हैं जो अपोजिशन इशू समझती है। बट पार्लियामान वो फोरम है। मगर अगर कोई ये समझता है कि सड़कों ब्लॉक करके या पार्लियामान में नाराबाजी करके या एग्जीक्यूटिव को मफलूज करने की कोशिश की जाएगी कि इनकी ना मानी गई और कोई काम नहीं होने दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये भी गलत फहमी है। ठीक है, बिल्कुल मुख्तसरन ये बता दें, क्या कोई मुफाहमत का हाथ बढ़ाया था? क्या कोई वक्त या कमेटी ऐसी आप लोग बनाएंगे जो पहले जाके बात कर ले और इस एहतजाज को रोक लिया जाए, पहले कुछ इफाम तफहीम की बात हो जाए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नहीं जी, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है यकीनन ये हुकूमत अपने काम में लगी हुई है, जो आवाम के इश्यूज पे लगी हुई है, और पार्लियामेंट के अंदर यकीनन एक एंगेजमेंट का फोरम मौजूद है, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम आगे मामला। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आप तशरीफ लाए। बिलाल अजहर क्यानी, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमसे बात कर रहे थे पार्टी पॉलिसी और हुकूमती पॉलिसी को लेकर। बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार। अब फोक भी नहीं है, प्लेबैक भी हैं, सूफी भी हैं, जबरदस्त सिंगर है जनाब आरिफ लोहार साहब द लेजेंड। आज अपनी सालगिरह बना रहे हैं। गुजर खान का इलाका है, यहाँ पे वो पैदा हुए और आलम लोहार साहब के ये साहबजादे हैं। आलम लोहार साहब और जुगनी को कौन नहीं जानता। आज मैं देख रहा था कि बॉलीवुड चमकीला जैसे फनकारों पे फिल्में बना रहा है, उससे कहीं बड़े फनकार आलम लोहार जैसे हमने पैदा किए, जिन्होंने पंजाब के म्यूजिक को न सिर्फ नई जहतें अता की बल्कि एक नई रूह अता की, ये कहना चाहिए। और आरिफ लोहार साहब उसी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आरिफ लोहार साहब। अल्लाह आपको जिंदगी दे, ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कल हमने एक बड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का टॉपिक किया था। यूजुअली इस पे बात नहीं होती, सलाजीत के हवाले से, और टेक्निकली हमें इतनी ज़बरदस्त बातें पता चली कि ये कितनी कीमती चीज़ है और उसको हासिल करने वाले कितनी मेहनत करते हैं। कल इस सेशन में हमने बात की थी और आपने उसको पसंद भी बहुत किया सोशल मीडिया पे। आज हम ज़रा इसका दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं और आज जो बात हो रही है वो इसमें मुख्तलिफ अनासर या अज्जा के हवाले से है। इसमें अज्जा कौन से शामिल होते हैं सलाजीत के अंदर, इसकी अफादियत क्या है और इसमें क्या कोई नुकसानदेह अनासर भी शामिल हैं, इस पर भी बात हो रही है। आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और पहाड़ों की कहानियों का जो सिलसिला है उस सिलसिले में ये जो कहानी है ये सलाजीत के हवाले से है। पहले हमारी बात हुई थी सलाजीत कहाँ से निकलती है और हमने बताया कि करीम साहब ने बताया कि ये जो गलतफहमी है कि ये किसी परिंदे का फुजला होता है, ये नहीं है, बल्कि वो परिंदा वहाँ होता ज़रूर है लेकिन ये उसकी खुराक है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थी ये कहाँ से निकलती है, इस हवाले से करीम साहब ने हमारी रहनुमाई की थी। ये जो सेगमेंट है ये उसके इस्तेमाल के हवाले से या उसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन से मिनरल्स हैं, इसको साफ़ कैसे किया जाता है, आफ्ताबी सलाजीत क्या होती है, और इस तरह की जो सवालात हैं वो हम करीम साहब से करेंगे। कभी कोई ऐसी स्टडी हुई है, मैंने BBC की एक पढ़ी थी स्टडी और उसमें बेसिकली आप ही का हवाला था, शायद आप ही ने उनको इंटरव्यू दिया था। तो ये अगर कोई स्टडी है तो इसमें कितने कितने मिनरल्स हैं, या इसमें क्या अफादियत क्या है सलाजीत? सर इसमें इसके अंदर जो बायोलॉजिकल जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर बहुत अच्छे इसको एनर्जी देता है। एनर्जी के लिए बहुत सारे मिनरल्स है, हमारे दिमाग के से लेके हमारा हड्डियों तक, हमारे रगों तक, हमारे जिगर को साफ करता है, ब्लड को पतला करता है। तो इसमें ये बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें खासकर ये जोड़ों में पेन जो होता है, ये एज बढ़ने से जो पेन होता है या एथराइटिस का कोई मसला होता है, उसके लिए ये बहुत ही ये एक जापानीज डॉक्टर का ये एक फार्मूला ही समझ लें कि वो कहता है कि भाई ये 50 साल के बाद जो है कोई भी दवाई असर अगर नहीं करता है तो ये सलाजीत के अंदर बहुत सारे बीमारियों का इलाज है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ये इस्तेमाल करने से कम अज कम इंसान को के अंदर जो है ये 2 kg सलाजीत लाइफ में अगर इंटर होता है तो उसको छोटी मोटी बीमारियां नहीं लगती है। ये जैसा कि ये ब्लड प्रेशर हो गया, ये हाजमे की बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं, शुगर वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ये जो साइंटिफिक स्टडी आपकी नज़र से गुजरी हो, किसमें प्रॉपर स्टडी हुई हो, इसकी लैब टेस्ट हुआ हो कि इसमें कितने मिनरल्स हैं, ऐसी कोई चीज़? जी बिल्कुल हुई है। ये लैब टेस्ट हम करवाते हैं। इसके अंदर 3-4 मिनरल्स ऐसे होते हैं कि बॉडी को नुकसान देता है। अच्छा। हाँ, ये इसके अंदर
जहाँ पर ये नीचे पहाड़ के अंदर जो सल्फर होता है, वो सल्फर उस जगह पे वो सल्फर के साथ भी निकलता है अंदर से, ओके, ठीक, साथ भी वो सही नहीं है। सल्फर, ठीक है। तो फिर उसके बाद लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मरकरी हो गया। ये मरकरी जो है बिल्कुल उसके साथ ये आ जाता है रॉ मटेरियल में। इसको प्योरीफाई करने में फिर इसको निकालने की कोशिश करते हैं मैन्युअली अपने हाथों से तरीके से। हम ये प्योरीफाई तकरीबन 1 महीना लगता है, इसकी तकरीबन फिल्ट्रेशन ही 15 दिन लगता है इसमें फिल्ट्रेशन करने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज में हम इसी तरह ये सन ड्राई कर लेते हैं। ये तकरीबन ऊपर वाला स्टेज जो है ये तैयार हो गया है। तो जो ये लास्ट स्टेज में ऐसा करते हैं, जब ये 40-50 kg हम तैयार कर लेते हैं तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है ये पाकिस्तान PCSIR में भेजता हूँ, लाहौर। PCSIR? हाँ, अच्छा। पाकिस्तान PCSIR, ताकि इसके अंदर कोई भी गलत मिनरल्स ना हो। तो फिर उसमें ये पता चलता है कि भाई उसमें या है या नहीं है। फिर वो जब क्लियर होता है उसमें ये 4 मिनरल्स नहीं है, फिर हम ये बेचते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है नहीं, आपको PCSIR जो है उसने लाइक सर्टिफिकेट टाइप की अप्रूव्ड बाय PCSIR? जी, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है नीचे वो जो अच्छा वो डॉक्यूमेंट जो है। डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, गुड। और बाकी जो मिनरल्स हैं वो कितने हैं इसमें टोटल? इसमें तकरीबन 80 से अबव मिनरल्स होते हैं। 80 मिनरल्स? 80 मिनरल्स होते हैं। अच्छा, ये जितने भी 80 मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और मैंने उस पर BBC पे वो जो रिपोर्ट थी उस पर भी देखा था। लेकिन इसमें जो अहम तरीन हम क्या कह सकते हैं कि यानी जो सलाजीत जो है जिसके वाले से हम कहें कि ये बहुत ही इस मिनरल की वजह से ये बहुत अहम हो जाती है? हाँ, ये इसके अंदर ये फ्यूलिक एसिड भी हम ये टेस्ट करवाते हैं। इसमें ये तकरीबन 40+ फ्यूलिक एसिड होता है, 40% से ऊपर फ्यूलिक एसिड होता है। ये इसमें एजिंग के लिए ये बहुत है। तो फोलिक एसिड जो है सब अहम चीज़ है। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो चाहिए होती हैं, वो चाहिए होते हैं। हाँ, तो जब आप सलाजीत शायद इनटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी कोई कमी होती है वो बॉडी को पूरा करता है पूरा, तो आपको लाइक जी ऐसा ही होता है, सेहतमंद हो जाते हैं। सही है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे आप भी करते हैं? जी, अगर न चाहते हुए भी मुझे करना पड़ता है। वीकली कम से कम 2-3 टाइम तुम्हें लाजमी करना पड़ता है। ये लास्ट स्टेज में जब ये तैयार हो जाता है तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा। ये टेस्ट करने से पता चलता है कि भाई इसके अंदर कितनी परसेंटेज आ गया है, मुझे पता चलता है। ये किया सलाजीत की वजह है कि मतलब मेरे इस वक्त जो पस मंजर में पीछे पहाड़ है उस पर अगर मैं उसकी चोटी पे चला जाऊँ तो मेरा ख्याल है कि ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट मैं समझूंगा कि क्या मैंने कमाल कर दिया। अच्छा। और आप मेरा ख्याल है कि हफ्ते में 1 आध दफा तो जाते हैं? कम से कम महीने में ये एक बड़ा ट्रक हम करते हैं, जो कि पहाड़ को कहते क्या है वैसे? ये होन पास कहते हैं। उल्तर से जाते हुए फिर इसके पीक पर जाते हैं, पीक से फिर नीचे उतरते हैं। तो यहाँ पर 3 बजे अगर हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हमने अपने लिए कहते हैं कि भाई 3 बजे वापस आ जाते हैं इस पहाड़ से। तो फिर अपने आप को पता चलता है कि भाई स्टेमिना ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसकी चोटी पे चला जाऊँ, ये 2 दिन का ट्रैक है ये अंग्रेज का। फिर यहाँ से जाके ऊपर होन पास पे स्टे करते हैं, फिर दूसरे दिन ये नीचे आते हैं। अच्छा, अंग्रेज का 2 दिन का ट्रैक है, आप 1 दिन में करते हैं? 1 दिन में करते हैं। मुझे तकरीबन 26-27 दिन लग सकते हैं इससे ज्यादा? नहीं, ये आप 3 दिन लग सकते हैं। चले, 3 दिन लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छा, इसका जो ज्यादा इस्तेमाल है वो सुना है कि मुझे सेहत भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं है। ये गलती से मैंने बचपन में भी ऐसा किया था, तो उसमें मैं बेहोश हो गया था। तो क्लिनिक में जाके फिर ड्रिप वगैरह लगा दिया। 1 महीने तक पेशाब के साथ ये तकरीबन खून आ जाता था। 1 महीने के बाद मैं ठीक हो गया। तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं होता है। ये इसको चने का दाना या मटर का छोटा दाना जितनी मिकदार में लेस देन 1 ग्राम होता है, तो वो इतनी मिकदार में डेली बेसिस पे भी अगर यूज़ करते हैं तो वो 40 साल से ऊपर, तो उनके लिए हर्ज नहीं है। हाँ, गर्मियों में ये गर्माई ज़्यादा देता है। ये कम से कम इसके अंदर 80 मिनरल्स होते हैं, तो ये हैवी मिनरल्स होते हैं, उसमें गर्माई ज़्यादा देता है। फिर उसमें हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल करना होता है। सही, ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलाजीत के हवाले से। आपने जितनी भी गलतफहमियाँ थी
या मेरी जो गलतफहमी थी वो तो आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म से दूर की और कम से कम अब क्लियर हो गया कि सलाजीत होती क्या है। आखिर में बस ये एक सवाल बता दें कि जब हम कहते हैं कि आफ्ताबी सलाजीत, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये आफ्ताबी ये मेन चीज़ है। इसको प्योरीफाई करने के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद जब हम सूरज की रोशनी से इसी तरह ये हम ड्राई कर लेते हैं, इसी तरह हम ये ड्राई कर लेते हैं, सन ड्राई कर लेते हैं। ठीक है। बॉईल करने से इसका अंदर 2 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है, लेकिन इसके अंदर अच्छे बुरे सब मिनरल खत्म हो जाते हैं। अगर बॉईल करेंगे तो अगर 2 दिन अगर एक चीज बॉईल करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं रह जाता है। हो सकता है कोई 8-10 मिनरल्स रह भी जाएं तो उसमें इतना असर नहीं होता है। जब ये सन ड्राई कर लेते हैं तकरीबन समर में ही ये तकरीबन 20 दिन 25 दिन लगता है, विंटर में तो 2 माह भी लगता है। तो ये इसी तरीके से हम सूरज की रोशनी से तैयार करने से ये सन ड्राई का जो प्रोसेस है ये प्योरीफाई करने के बाद है, जिसमें मरकरी निकल गया, सल्फर निकल गया, मट्टी निकल गई, प्योरीफाई किया, उसके बाद इसको फिर ये और अब थोड़ी सी जदीदियत आ गई, आपने ये सोलर डिहाइड्रेटर टाइप चीजें जो बना दिया, इसमें ज्यादा अच्छा वो तैयार होता है, जल्दी तैयार होता है। साथ सड़क गुजरी है नाजरीन, और मैं अमूमन यहाँ पे जब आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ये जो सोलर डिहाइड्रेटर है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो अगर आप इसके अंदर जब जाते हैं तो मतलब बहुत ही मज़ा आता है। उसकी वजह ये है कि जून का मौसम होता है, चाहे आप विंटर में हो, तो ये बड़ी एक मुझे अट्रैक्ट करती है जब मैं सड़क से गुजर रहा हूँ। थैंक यू करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थी सलाजीत के हवाले से सारी मालूमात, और उम्मीद है कि आपकी सारी जो गलतफहमियाँ हैं इस हवाले से वो दूर हुई होंगी। लेकिन किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की हदायत जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी रिकमेंडेशन पे और उस पर करके और इंतहाई कंट्रोल्ड तरीके से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सफ़र शान। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप हमारे साथ मौजूद हैं, सुमीत के साथ आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान की अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कैजुअल वर्ल्ड कप जो T20 आने वाला है उसके लिए तैयारियों का आगाज होने को है, और हमारे पास बड़े मुख्तसर से कुछ मैचेस हैं जो हम खेल सकते हैं इस वर्ल्ड कप से पहले। उनमें से एक मौका हमारे पास न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 5 मैचों की सीरीज है जो कि हमारी होम सीरीज है। बाबर आजम इज वंस अगेन बैक टू द लीडरशिप, एक दफा फिर उनको लीडरशिप का रोल मिला है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज इस सीरीज के मैचेस में से पहला मैच है, और इससे पहले हम अगर न्यूजीलैंड की थोड़ी सी बात कर लें तो 1 दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंदर उनकी टीम में शामिल नहीं है। ब्रेसवेल की कप्तानी में नौजवान टीम है जो कि खेलने के लिए आई है, और हमें डर ये है कि कहीं नौजवान टीम ही हमें टफ टाइम न दे दे। सीइंग द फिटनेस लेवल दैट द न्यूजीलैंड प्लेयर्स मेंटेन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन हमारे प्लेयर्स भी जरा पीएमए काकूल से ट्रेन होकर आए हैं, तो हमारी उम्मीदें भी बड़ी हाई हैं। आज के मैच की एक और बात यह है कि ये बारिश से डिस्टर्ब हो सकता है, और तीनों मैचेस जो पिंडी के अंदर होने हैं उनके अंदर खदशात मौजूद हैं कि वो बारिश से मुतासर हो सकते हैं। और अभी जब हम अपने तौर पर फोरकास्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो शाम 8 बजे तकरीबन बारिश का चांस है, जो कि 10 बजे तक रहना है। एज पर करंट फोरकास्ट वो तब्दील भी हो सकती है, सो मैच मुतासिर भी हो सकता है। खैर, कप्तान बाबर कैसे टीम चलते हैं, कैसे इनिशियली हमें एक स्ट्रॉन्ग मैच बिल्ड करना पड़ेगा ताकि अगर बारिश हो भी तो ज्यादा हमें हर्ट ना करे। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, अपने दिलचस्प तज्जियों की वजह से पर्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया जाने जाते हैं। हमने कहा जरा अहमद से पूछते हैं, और चूंकि ये बड़े शदीद किस्म के पिंडी वाल है तो ये जरा पिंडी स्टेडियम को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। अहमद, क्या हाल है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, उम्मीद आप भी खैरियत से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं पिंडी स्टेडियम की नेचर के हवाले से आपसे पूछूंगा, बिकॉज यू हैव बीन विटनेसिंग लॉट्स ऑफ मैचेस इन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। कैसा मैच होने जा रहा है, और क्या बारिश बहुत ज्यादा मुतासिर करेगी जो लोग देखने जा रहे हैं उनके लिए? क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी, जो वेदर की फोरकास्ट है उसमें बारिश की प्रेडिक्शन कम ज्यादा हो रही है, यानी कि 7 बजे 8 बजे ऑनवर्ड्स नजर आ रही है कि 40% 50%। तो लगता ही है कि मैच तो बारिश से मुतासिर होगा। अब रावलपिंडी का ये होता है कि अब मसला ये कि अगर बारिश पहले हो तो फिर थोड़ा ड्राई होने का चांस होता है, लेकिन चूंकि उस वक्त प्रेडिक्शन फोरकास्ट है जिन 7 बजे जैसे आज मैच शुरू होना है, तो मुझे लगता है कि ये मैच को थ्रू आउट जो जारी है तो ये अच्छा खासा मुतासिर करेगी, और अगर ये 2-3 घंटे बारिश हो गई तो मुझे लगता है कि मैच मुकम्मल होगा। लेट्स सी, ये तो फोरकास्ट है। अच्छा, लेट्स सपोज अमर, अगर मैच 7 बजे शुरू होता है और 1 घंटे के बाद बारिश हो जाती है, अमूमी तौर पे 1 घंटे में तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे में एक इनिंग्स मुकम्मल हो जाती है T20 की, तो फिर अगर बीच में 1.5-2 घंटे का गैप आए तो क्या कोई रूल मौजूद है कि मैच कब कैंसिल होता है? यहाँ पे 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद भी डकवर्थ के तहत कुछ हो सकता है, या क्या फिर प्रोसीजर क्या होता है, इस पर रूल क्या होता है?
जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि जब एक टाइम होता है, वो टाइम टोटल मैच को अलॉट किया जाता है, जिसमें एक स्पेयर होता है, वो टाइम कम होता चला जाता है, और जब उसमें मिनिमम ये होता है कि कम से कम 5 ओवर का मैच हो सकता है, मिनिमम जो आखिरी हद होती है। जब अंपायर्स को ये लगता है कि ये मैच जो है वो 5 ओवर से भी पीछे जा रहा है, तो फिर उस वक्त मैच को खत्म कर दिया जाता है कि अब तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है कि इतना वक्त भी नहीं है। अच्छा, चलें, तो इसका मतलब है जो शायकीन देखने जा रहे हैं उनको हो सकता है मिनिमम 5 ओवर्स का मैच देखने को मिल जाए, हो सकता है पूरा भी मिल जाए। एज यू सेड के ये फोरकास्ट चेंज होती रहती है। थोड़ा सा टीम के ऊपर आ जाए। कुछ पाकिस्तानी मुझ जैसे दिल बर्दाश्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कांटे का मुकाबला होना चाहिए था, तगड़े बैटर्स आते, तगड़े बॉलर्स आते, और बड़ी जबरदस्त टीम है न्यूजीलैंड की T20 की, लेकिन कंपैरेटिवली एक जूनियर कॉम्बिनेशन है और हमारा बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है। हमने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला है जो इस वक्त हमारे पास लॉट अवेलेबल है। क्या आप फिर भी तगड़ा मुकाबला देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान को एज है, होम ग्राउंड भी है, होम सीरीज भी है और टीम भी तगड़ी और बाबर भी आ गए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जेनेरिक बात तो ये है कि हमारे पास कुछ सीनियर प्लेयर भी आ गए, आमिर आ गए, इमाद आ गए। ओवरऑल देखिए 22 रुकनी स्क्वाड है, जिसमें 5 रिजर्व में और 17 मेन स्क्वाड में। इतने बड़े स्क्वाड में तो वैसे भी सारे ही अच्छे आ जाते हैं ना। मसला होता है जब आपने 15 का स्क्वाड रखा होता है। फिर दूसरी बात ये कि न्यूजीलैंड के 7 से 8 मेन प्लेयर जो है वो नहीं है, वो साथ वाले मुल्क में लीग हो रही है, वहां खेलने चले गए, तो फर्क तो होता है डेफिनेटली क्वालिटी का जब आपके सफे अव्वल के प्लेयर ना हो। लेकिन अब चूंकि ये न्यूजीलैंड के सेटअप से आए हुए प्लेयर हैं, उनकी काफी प्लेयर, उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बड़ी प्रोफेशनल है, वहां से खेल के आ रहे हैं, तो आप उनको अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप याद रखिएगा कि 2 साल पहले जिनको आप बी या सी टीम कह रहे थे, वो आपको पिंडी में ही T20 सीरीज का आखिरी मैच हारकर T20 सीरीज हरा गए थे। आप भारी जरूर है, लेकिन उनको हल्का लेंगे तो आपको वो सरप्राइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पिछली मिसाल आपने दी है, ये कहीं ना कहीं बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर एक सवाल ये भी उठाती है हमारे जहन में कि ये कहीं इंटेंशनल ना हो। जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है वो खुद से ये ना कह रहा हो कि क्योंकि पहला हमारा एक जूनियर टीम के साथ अच्छा तजर्बा रहा, लेट्स ट्राई इट वंस मोर, जूनियर टीम भेजते हैं, हो सकता है दोबारा से ये अच्छा कर लें और हमारे पास कुछ अच्छे प्लेयर्स ऊपर आ जाएं इंटरनेशनल खेलने के लिए। क्या किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी लगता है आपको, या नहीं IPL ही रीजन है इसकी? नहीं, IPL रीजन है। देखिए जी, पैसा फेंक तमाशा देगा। आप पैसा दे दें, आपके पास आ जाएंगे। दुनिया चाहे पैसे पे चलती है, वो पैसा सबसे ज्यादा देते हैं दुनिया में, उतना आप दे दें वो आपके पास आ जाएंगे, उनकी लीग छोड़ देंगे। तो बस ये सिंपल सी रियलिटी है। सिंपल सी रियलिटी। अपनी टीम के बारे में क्या ख्याल है सर? पोस्ट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल ट्रेनिंग, मैं हर अपने एनालिस्ट से ये सवाल कर रहा हूं, आपकी क्या कुछ तवक्कुआत मुनफरिद हैं, मुख्तलिफ हैं पहले से इस ट्रेनिंग के बाद? देखिए, जरूरी था, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी थी कि पिछले 1 साल से ट्रेनिंग रूटीन्स बहुत डिस्टर्ब थी। प्लेयर उस तरह से ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं थी और फिटनेस पे कोई फोकस नहीं था। अब आप कहेंगे कि वो ट्रेनिंग सही तरीका है, नहीं तरीका, लेकिन हमें फॉर जो हमारी सिचुएशन थी ना, उसको आप मद्देनजर रखेंगे तो हमारे लड़कों को फिटनेस बेहतर करने की बहुत जरूरत है। और मैं बिलीव करता हूँ कि जो पहले सिचुएशन होगी उसके मुकाबले में उस पर काफी हद तक जो है वो बेहतरी आई है। अच्छा, एक जानिब तो हमने वहां अपने प्लेयर्स को ट्रेन किया, दूसरी जानिब बाबर आजम को हम वापस ले आए, यानी कि मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी उनको वापस ले आए। बाबर के बारे में ये साबिक जो टीम डायरेक्टर है उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो जो फिटनेस है उसको 0 प्रायोरिटी के ऊपर वो ले आए थे, कोई इस हक में नहीं थे कि फिटनेस टेस्ट हो। आपको याद होंगी ये स्टेटमेंट्स वहाब रियाज ने भी दी थी और हफीज साहब ने भी दी थी। तो आप को लगता है कि अब दोबारा से फिटनेस प्रायोरिटी होगी बाबर की वापस आने के बाद, क्योंकि अब तो एक एम्पावर्ड कैप्टन है, पहले से ज्यादा पावरफुल मोड के अंदर आए हैं वो वापस? देखिए, ये जो फिटनेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना जी, ये क्रिकेट बोर्ड डिफाइन करता है थ्रू हेड कोच। आपके ट्रेनर होते हैं, हेड कोच होते हैं, जो कि बेसिकली आपको मेक श्योर करते हैं कि आपके जो प्लेयर हैं, चाहे वो कप्तान है बाकी प्लेयर हैं, वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। लेकिन चूंकि क्रिकेट बोर्ड ही प्रोफेशनल नहीं थे, तो उन्होंने क्या ना तो प्रॉपर हेड कोच कभी आ रहा है कभी जा रहा है। मैं फिर कहूंगा कि ये सब स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। आना जाने में जो है वो इन चीजों पे फोकस हट जाता है और वो हटा है, जिसकी वजह से जो आपके फिटनेस स्टैंडर्ड भी पीछे गए और प्लेयर भी आपको पता है उनके ऊपर कोई देखने वाला ना हो तो वो भी उस पर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अच्छा, मोहम्मद हफीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आज छपा है हमारे अखबार के अंदर ही, रोजनामा एक्सप्रेस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बाबर आजम को वापस लाना एक मकबूल फैसला हो सकता है, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। और साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि शाहीन ने ऐसा क्या कर दिया था कि 2 महीने में उसको वापस आपने हटा दिया। आप बीइंग एन एनालिस्ट एंड क्रिकेट व्यूअर मुत्तफिक है इस बात से, वो ठीक बात कर रहे हैं या मैच अटेंशन सीकिंग है इसके अंदर? देखिए, वो बिल्कुल दुरुस्त बात इन सेंस कर रहे हैं कि देखिए शाहीन अफरीदी की अपॉइंटमेंट भी ठीक नहीं थी क्योंकि उनको भी हपड़ दबड़ में लेकर आए थे। अब उनको अचानक से लेके आए और फिर अचानक से हटा दिया, उनको लाना भी गलत, उनको हटाना भी गलत। इसी तरह से बाबर आजम ना तो बहुत बड़े बैट्समैन, सब इस बात पे मुत्तफिक है, कप्तानी में कभी भी उनकी इस तरह के जौहर नहीं रहे कि वो कहे कि शोर अफाक कप्तान है तो उनको वापस लाना भी गलत। सो जिसका कप्तानी में इस वक्त राइट बनता था, जी इज वेरी श्रूड एंड वेरी कनिंग कैप्टन, बहुत इंटेलिजेंट, वो रिजवान थे। सो ये जो कप्तानी
डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चल रही है पिछले 1-1.5 साल से। ठीक है अहमद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया हमारे सामने रख रहे थे। अब मैच कितना होता है, बारिश कितना मुतासिर करती है आज के मैच को, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो भी किसी कलीदी ओहदे पे नहीं होता हमारा सीनियर प्लेयर, उस वक्त उसको बड़ा ही मजा आता है तनकीद करने पे भी, बयान दागने के ऊपर भी। बट व्हेन दे आर इन अ पोजीशन वो ऐसे फैसले नहीं करते जिससे टीम को बहुत ज्यादा फायदा हो। और दूसरा एलिमेंट ये भी कि इतना वक्त भी नहीं मिलता उनको। इस पर हम बात करते रहेंगे और मैच पे फिर इंशाल्लाह कल बात करेंगे जैसा भी होता है। एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए। वेलकम बैक। अच्छा जी, एक तो ये कि हम बहुत ही मदहोश चल रहे हैं, सब चलता है कभी कभी। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे, अभी हमने स्क्वाश पे बात करनी है। कल भी हमने आपकी 2 प्लेयर्स के साथ मुलाकात करवाई थी और आज हमने इनफैक्ट एक प्लेयर थे, कोच थे। आज हमारे साथ इस वक्त ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वाश के हवाले से ही कुछ फीमेल प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये हो नहीं सकता कोई पाकिस्तानी किसी फील्ड में और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा करे और हम उसको अपने शो में मदू न करें। अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड दिस कल्चर इन एक्सप्रेसो, और वो लोग हमारे पास आते हैं और फिर आप उनको देखते रहते हैं। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाते हैं 3 सिस्टर्स जिन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 2 बहनें हैं जिसमें माविश और मानूर शामिल हैं। इन्होंने गर्ल्स अंडर 17 और अंडर 13 कैटेगरी के अंदर जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड अपने नाम किया है, जबकि सैरिश जो कि तीसरी बहन है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। बड़ा ज़बरदस्त ये लोग खेले हैं। कैसे ये 2 गोल्ड और 1 सिल्वर आई बिलीव और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर पाए, मैं डिटेल जरा उनसे भी जान लेता हूँ। इस वक्त तीनों हमारे साथ मौजूद है, माविश, मानूर एंड सैरिश। वेलकम गाइस, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद माविश से शुरू कर लेते हैं हम। माविश, आप बताइए सबसे पहले, यू वर इन अंडर 17 कैटेगरी आई बिलीव, और बाकी भी मैं दोनों प्लेयर से बात कर लूंगा। सबसे पहले आप बताइए, हाउ डू यू फील बीइंग अ गोल्ड विनर इतने जबरदस्त इंटरनेशनल मुकाबले के अंदर? मुकाबले तो बहुत टफ है शुरू से ही कि ये एक ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन बहुत बड़ा इवेंट है, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है। खासकर मलेशियन हो गया, यूएस के हर एक प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो शुरू से ही मुकाबला टफ था। जब मेरा फर्स्ट मैच था ऑस्ट्रेलियन के साथ, सेकंड मेरा क्वार्टर पे आया था मेरा न्यूजीलैंड की लड़की के साथ, सेमीफाइनल मेरा आया था ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ, वो बहुत अच्छा खेली। सेमीफाइनल मैंने जीता, मेरा फाइनल आया था मलेशियन के साथ जो कि बहुत अच्छा खेलती थी। लेकिन मैं भी उससे कम नहीं थी, मैंने उसको बहुत टफ टाइम दिया और लास्ट में हमने 3-2 बहुत क्लोज मुकाबले से मैच जीती उससे, और बहुत अच्छे मैच में बहुत एक्सपीरियंस मिला। अच्छा, तो आपने मलेशियन प्लेयर को बीट किया फाइनल के अंदर। मानूर, आपका फाइनल किसके साथ था और क्या आपका भी एक्सपेक्टेड फाइनल था कि मैं जीत जाऊंगी, या इट वाज अ टाइट कॉन्टेस्ट, या क्या तैयारी कैसी थी आपकी? ये बहुत टफ फाइट थी। पहला मैच मेरा मतलब ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के लड़कों के साथ आया। तो मेरा फाइनल जापान था, तो वो लड़की बहुत अच्छा खेलती थी और वो इसकी इनिशियल रेटिंग बहुत अच्छी थी, अभी भी है। तो वो अच्छा खेलती, मैंने मैच देखा तो मैं थोड़ा प्रेशर मैंने बहुत मेहनत की थी टूर्नामेंट के लिए, और फिर मैं उस लड़की की स्टेट जीती। तो लेकिन वो बहुत अच्छा खेलती, जीती। किस मुल्क की थी? थोड़ा सा अगर माइक के पास थोड़ा सा लाउड बोलें तो जरा ऑडियो क्लियर आएगी। किस से आप स्ट्रेट जीती? मानूर का मैच जापानीज लड़की के साथ था, फाइनल आया था ईयर। ये बहुत अच्छा खेलती थी, लेकिन मानूर की टेक्निक्स बहुत अच्छी थी, वो स्टेट उससे जीती, जो कि बहुत अच्छी फाइट करने के बाद जीती है। ठीक है। अच्छा सैरिश, आप ये बताइए, बल्कि आई थिंक महविश से मैंने बात नहीं की, राइट, या सैरिश से बात नहीं की? द वन इन सेंटर, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग। आप ये बताइए मुझे कि आपके थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसमें किस लेवल के प्लेयर्स यहाँ पे खेलने आते हैं, और क्या तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, अच्छा लाइनअप होता है, टफ कंट्रीज होते हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपने जिक्र भी किया, क्या होता है इस टूर्नामेंट के हवाले से स्पेसिफिकली हमें बताइए। ऑस्ट्रेलियंस और बाहर मुल्क के जो प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा, वो लोग उनमें काफी टूर्नामेंट्स भी खेले होते हैं, वो काफी एक्सपीरियंस और अच्छे प्लेयर्स होते हैं। उन्होंने फर्स्ट मैच में बहुत ज्यादा नर्वस थी कि कैसे प्लेयर होगी, लोगों ने जानते ही थे। तो पहला मैच मैं आराम से जीत गई ऑस्ट्रेलिया से। फिर इसी तरह मैं क्वार्टर तक पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया से, और एक न्यूजीलैंड गई। तो क्वार्टर मेरा एमडी के साथ था, जापान से थी, और वो काफी अच्छा खेलती थी, और हम दोनों बहुत इक्वल जाए।
मैच में डाउन थी, उसके बाद 2 ऑल किए, फिर 3-2 उससे हार गई। लेकिन फिर ओशियाना में मैंने अपना बेस्ट दिया और ओशियाना में मैं ड्रॉ कर रही। ओके इंडीड। चलें, आप हमारे हमसे आप पूछें तो आपकी पार्टिसिपेशन ही बहुत है। आप जिस तरीके से पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे आप तीनों लेके गए हो, अब वही हमारे लिए बहुत है। और फिर वहाँ पे जाके जीतना और मेन टाइटल जीतना, गोल्ड जीतना या सिल्वर या ब्रॉन्ज जीतना, आई मीन इससे बड़ी तो और कोई बात ही नहीं है। हमें मालूम ये हुआ कि आपके जो फादर हैं उनको वीज़ा नहीं मिला, वो आपके साथ जा नहीं सके और आप तीनों सिस्टर्स ने अकेले ट्रैवल किया इस टूर्नामेंट के लिए, ऐसा ही है? हम तीनों ने पापा का अनफॉर्चुनेटली वीजा का इशू हो गया था, तो उस वजह से वो जा नहीं पाए। लेकिन फर्स्ट टाइम था कि हम उनके बगैर जा रहे थे, लेकिन एक स्मूथ स्टे गाड़ी थ्रू से जा रहे थे। लेकिन हमें खुद गेम्स का और फिर सेम टाइम 10 बजे हम तीनों का एक साथ गेम स्टार्ट करता था। तो मैं भी हम मेरा भी नहीं हैंडल कर। अच्छा चलो। तो मैविश, हाउ हार्ड इट वाज? आई मीन यूजुअली जब आपके फादर आपके साथ नहीं होते हैं, एक ऑब्वियसली एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, तो थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। आपके लिए कितना टफ था कि खेलना भी है, स्केड्यूल्स भी मेंटेन करने हैं, फिटनेस को भी देखना है और फिर उसके साथ साथ 2 बहनों को भी देखना है, तो हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू? मुश्किल था स्टार्टिंग से। बाबा जब होते हैं तो वो हमारे लिए सब कुछ हैंडल करते हैं, लेकिन कि बाबा ने ये अच्छी बात भी है कि हम खुद गए और हमने खुद सब कुछ हैंडल किया और इसका हमें एक्सपीरियंस भी मिला कि कैसे हम बाहर रह सकते हैं और क्या क्या हमने मैनेज करना होगा। तो एक अच्छी बात मैं चाहती हूँ कि अगली बार से बाबा हमारे साथ हर एक टूर्नामेंट पे जाए, ताकि हमें वो सपोर्ट मिले, कोचिंग मिले, ताकि हम वो भी टूर्नामेंट जीत कर आए इंशाल्लाह। एक तो ये कि आपको बताएं कि इनके फादर की जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट इन तीनों सिस्टर्स के साथ रही है। इस वक्त भी वो हमारे लिए कैमरा की जो सर्विसेज है वो हमें दे रहे हैं, तो आई से स्पेशल थैंक्स टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने हमें चैंपियन गर्ल्स दी हैं पाकिस्तान को और उसके साथ साथ आप मुसलसल उनके साथ मौजूद हैं। कोई ये भी बताइए सैरिश या माविश जो भी बताना चाहे, कोई स्पॉन्सरशिप आपके पास मौजूद थी इस टूर्नामेंट में जाने के लिए? वर यू बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय समवन? माली तौर पर कैसे मैनेज हुआ? हाउ वाज द फाइनेंशियल सिचुएशन व्हेन यू वर गोइंग for this international tournament? जी बिल्कुल, हमें स्पॉन्सर किया था वार्ड फाउंडेशन ने और सैरिश को स्पॉन्सर किया था सिपायर ने। तो थैंक यू सो मच सिपायर अब्दुल्ला फाउंडेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन। वार्ड फाउंडेशन हमें इतना आपने सपोर्ट किया और इतना हमें बैकअप किया, तो आगे भी हमें इतना सपोर्ट करते रहे। हम आपकी वजह से टाइटल आए और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान के लिए आप सबकी वजह से हम टाइटल्स लेकर आएंगे बहुत से इंशाल्लाह। तो आगे प्लान क्या है? मजीद किस टूर्नामेंट की तैयारी है और ट्रेनिंग कैसी चल रही है? क्या गोल्स है? हम मजीद कितने गोल्ड्स एक्सपेक्ट करें आप तीनों से? हम लोग कराची में और नेशनल सैरिश थोड़ा सा लाउड बोलिए, थोड़ा सा लाउड बोलिए। ट्रेनिंग जारी करें और हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट है बॉडी ऑफ सिंगापुर, जिसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इससे बेहतर परफॉर्मेंस। अच्छा, थोड़ा सा माविश आप ये भी बताओ, मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी ऑडियो जरा हमें ज़्यादा क्लियर मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर लड़कियों के लिए स्क्वाश खेलना कैसा है? क्या सिर्फ ये आपके फादर की सपोर्ट थी जिसकी वजह से आप लोग आगे आए हो, या फिर जिस इदारे में आप पढ़ रहे थे या जहाँ कहीं भी आपका काम है उसने आपको सपोर्ट किया? अगर एक आम लड़की, एक टीनेजर स्क्वाश खेलना चाहती है, उसके लिए क्या इसके अंदर स्कोप मौजूद है? वो कैसे आए, कैसे करे? एक्चुअली पाकिस्तान में वुमेन्स के लिए मैं कहती हूँ थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज आपको वो सपोर्ट नहीं होती और वो फैसिलिटी नहीं होती जो कि प्लेयर और वुमेन को चाहिए। तो हाँ, हमें भी थोड़े हर्डल बहुत हर्डल था, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है और हर मामले में बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे तो आगे फ्यूचर का ना हो या ज्यादातर वुमेन्स को मसला तो उनकी ड्रेसिंग पर लोग वो कहते हैं कि लोग इस तरह ड्रेसिंग में कैसे खेल सकते हैं, कि मैं कहती हूँ कि आपको कंफर्टेबल है और आप खेलना चाहो तो आप खेल सकती हो, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। और मैं ये पाकिस्तान के सारे लोगों को बोलना चाहती हूँ कि वुमेन्स को आप सपोर्ट करें, खासकर उन लड़की के पेरेंट्स को जो कि जिनकी बेटियां खेलना चाहती है और जो कि स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ
सपोर्ट करें अपने बच्चों को, इंशाल्लाह तो हमारी तरह जैसे हमारे पेरेंट्स फखर से उनका सर बुलंद है, आपके बच्चों की वजह से आपका भी सर फखर से बुलंद होगा। इंडीड आप हमारा प्राइड है, इसीलिए आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पे बैठी हैं। और वो लोग जो अपनी बेटियों को, आपके साथ के ही लोग होंगे जो मना करते होंगे, वो इस वक्त देख रहे होंगे कि देखो ये कहाँ पहुंच गई हैं। तो यकीनी तौर पे आपने प्रूफ किया इसको। आपके भी वैसे पेरेंट्स को ताने वगैरह तो मिलते होंगे कि क्यों आप बेटियों को इस तरह कोर्ट्स में जाने देते हैं, ऐसे कपड़ों में खेलने देते हैं जो कि स्पोर्ट्स वेयर हैं, ऐसे ताने तो मिलते होंगे। क्या जवाब देते थे ये लोग, या आप लोग क्या जवाब देते थे इसका? सॉरी, मैंने कहा अक्सर लोग बातें तो करते हैं ना, आसपास के लोग, जब लड़की कोई स्पोर्ट्स खेल रही होती है तो पेरेंट्स को लोग कहते हैं कि आप क्या लड़की को इस काम में डाल रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। मुआशरती तौर पे लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, मिथ्स हैं हमारे यहाँ। तो ऐसी बातें आपको भी तो सुनने को मिलती होगी। क्या जवाब होता था आपका उस वक्त? एक्चुअली थोड़ी बहुत मिलती, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें मैं कहती हूँ कि अगेन मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमें ये बातें सुनने नहीं देते। और हाँ, कभी हम कहते कि हाँ, अगर हम प्रोफेशनल आगे जाना चाहते हैं हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। Yes. आप देखो, आप अपने प्रोफेशनल वाइज अपने आप को देखो। जैसा हम अभी प्रोफेशनल बन रहे हैं तो हम खेल रहे हैं, चाहे हम सर्ट में खेले, चाहे हम ये लेकर में खेलती है। राइट माविश, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें बहुत फख्र है आप पे। आप पाकिस्तान की उन बेटियों के अंदर हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान में 52% विमेन हैं और उनमें से चंद एक खवातीन हैं जिनको ये एजाज़ मिलता है, और ये बहनें इनमें से एक है। सबसे पहले इनके पेरेंट्स खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, इनके कोचेस जिस शख्स ने भी इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए सपोर्ट किया वो खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। और हम बहुत फ़ख्र करते हैं आप पे और ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही खेलती रहें, अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल्स और लेके आती रहें, बड़े बड़े टाइटल्स, और हम आपको और प्रमोट करते रहें। वी फील सो प्राउड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन एक्सप्रेसो। हमारे साथ माविश अली, मानूर अली और सैरिश अली सिस्टर्स मौजूद थी जिन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज एंड सिल्वर पाकिस्तान के लिए जीता है इन वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप इन ऑस्ट्रेलिया। बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आखिरी हिस्से में तवज्जो भी दिलानी है और साथ आपको बताना भी है, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी सकाफती विरसे का दिन मनाया जा रहा है। और इस दफ़ा इसका जो थीम रखा गया है या मौजू रखा गया है वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, यानी कि इसके ऊपर हमने काम करना है, इसको डिस्कवर भी करना है, इसको एक्सपीरियंस भी करना है। एक तो सबसे पहले थोड़ा सा क्रेडिट हम ले लेते हैं एक्सप्रेसो की बात करते हुए कि हमारी कोशिश रहती है कि हम जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो अपने सफ़र शर्त हमारा है, या फिर मुस्तनसर सैंतारड़ साहब से बात करते हुए वकार साहब, बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है कि मुख्तलिफ पहलुओं पे निगाह दौड़ाते रहते हैं हम और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर्स को आपके सामने लेकर आते रहते हैं। मेरा पाकिस्तान हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है जिस पे हमने कोशिश की है कि आपको दिखाते रहें। तो ओवरऑल आज दुनिया भर में इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो ज़ाहिर बात है, एक तो जितने भी सकाफती वर्से हैं, जितनी भी आसार कदीमा हैं, तारीख़ी चीज़ें हैं, उनको न सिर्फ महफूज करना है बल्कि दुनिया भर के अंदर इस बारे में आगाही फराहम करना भी है कि कैसे इनको महफूज करने के लिए काम किया जाए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, एक जानिब फॉर्चुनेटली हम जितने माला माल हैं इन सारी चीज़ों से, दूसरी जानिब अनफॉर्चुनेटली उतनी हम गैर जिम्मेदार भी हैं, यानी कि हमने इनको संभाला नहीं है। जितने भी तारीखी मकामात हैं, सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है किसी कौम ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया या दे रही है तो वो यकीनी तौर पर हम हैं। यहाँ पे सैकड़ों ऐसी इमारात हैं, खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं, सैर व तफरी के मकामात हैं, बागात हैं, दरिया हैं, दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारे पास हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की हम बात करें, इंडस सिविलाइजेशन की बात करें, तो बहुत कुछ है पाकिस्तान के अंदर। हमें आज के दिन इस बात का इदराक करने की ज़रूरत है कि हुकूमती जो तरजीहात हैं इस जानिब आएँ, ऐसे तमाम जो लैंडमार्क्स हैं उनको बचाया जाए, उनको महफूज किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस ली जाए, और फिर मेरा और आपका ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी जिम्मेदारी लें, हम खुद उनकी हिफाजत करें बतौर पाकिस्तानी, ना कि वहाँ पे कचरा फेंकें और उनकी ईंटें चुरा के घर ले जाएं। बहुत ज़रूरी है। सो जनाब, इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम अपना ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अच्छा सा दिन गुजारिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।